नमस्कार साथियों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पेपर सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर यांत्रिक और चुंबकीय कंपनों से मुक्त होती है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है हिस्टैरिसीस मोटर। अब हम हिस्टैरिसीस मोटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो पहला बिंदु ये है साथियों कि यह मोटर सिंक्रोनस मोटर की तरह है, या हम कह सकते हैं इसकी संरचना या कार्यविधि तुल्यकालिक मोटर के समान है। अब मैं आपको बता देता हूं साथियों कि तुल्यकालिक मोटर के अंदर स्टेटर वाइंडिंग को अर्थात स्टेटर भाग पर 3 फेज सप्लाई से इसे जोड़ा जाता है तथा रोटर पर स्थायी ध्रुवता अर्थात स्थायी पोल उत्पन्न करने के लिए डीसी आपूर्ति से उत्तेजित ध्रुव स्थापित किए जाते हैं, अर्थात स्थायी ध्रुव या पोल स्थापित कर दिए जाते हैं। मैं आपको यह भी बता देता हूं साथियों कि हिस्टैरिसीस मोटर को उत्तेजित करने के लिए डीसी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, ये भी आप याद रखना। अब इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है साथियों कि हिस्टैरिसीस मोटर के अंदर जो रोटर है वो किस पदार्थ का बनाया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें रोटर जो कि अचुंबकीय पदार्थ, कौन सा अचुंबकीय पदार्थ होता है, कौन सा क्रोमियम स्टील से इसका रोटर बनाया जाता है। अब इसके अलावा मैं एक और बात बता देता हूँ साथियों कि इसमें जो रोटर भाग है, क्या है, रोटर भाग पे किसी भी प्रकार का खांचा या दांते नहीं बने होते, और ये खांचे और दांते नहीं बने होने के कारण इस पे किसी भी रोटर भाग पे किसी भी प्रकार की वाइंडिंग नहीं की जाती। क्या नहीं की जाती? वाइंडिंग नहीं की जा सकती, जिसके कारण मोटर में किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं होती। मतलब जब ये चलती है तो यहाँ पे शोर उत्पन्न नहीं होता, और हम कह सकते हैं कि इसके अंदर मोटर यांत्रिक तथा चुंबकीय कंपनों से मुक्त होती है। दोबारा बता देता हूँ साथियों, यह एक विशेष प्रकार की मोटर है जिसे उत्तेजित करने के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती। इसका कारण यह है कि इसमें स्थायी चुंबक के द्वारा पोल बना दिए जाते हैं। इसमें स्टेटर पर 3 फेज सप्लाई एसी सप्लाई दी जाती है। इसका रोटर क्रोमियम स्टील का बना होता है। शिथिल्य हानि को कम करने के लिए इसमें अलग छोटे छोटे रिंगों में इसका रोटर बनाया जाता है। साथ ही मैं ये भी बता देता हूँ कि एसी मोटर मतलब इस प्रकार की मोटर कौन सी है जिस पे किसी भी प्रकार की वाइंडिंग तथा कोई भी खांचा नहीं बना होता, वह मोटर हिस्टैरिसीस मोटर होती है, जिसके कारण इसके रोटर भाग पर किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं आती, और यह हिस्टैरिसीस मोटर यांत्रिक और चुंबकीय कंपनों से मुक्त होती है, जिसका उपयोग घड़ी, उसके बाद में सूचक यंत्र, उसके बाद में ध्वनि यंत्र आदि में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, एक यूनिवर्सल मोटर की गति लोड विशेषता किसके समान रहती है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि यूनिवर्सल मोटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानें। तो इसकी जो लोड विशेषता है किसके समान होती है साथियों, मैं आपको बता देता हूं। तो यह होती है डीसी सीरीज मोटर के समान। किसके समान? डीसी सीरीज मोटर के समान। साथियों, यूनिवर्सल मोटर को इसकी निम्न भाषा है सार्वभौमिक मोटर। इसका तीसरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, एसी सीरीज मोटर भी इसे कह सकते हैं। एक यूनिवर्सल मोटर की गति लोड विशेषता डीसी सीरीज मोटर के समान है। इसे सार्वभौमिक मोटर कहते हैं, इसे एसी सीरीज में मोटर कहते हैं। इसका कारण ये है कि यह
एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर एक समान व्यवहार करती है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल मोटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल मोटर कहा जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ साथियों, अगला इसका पॉइंट है कि इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क का मान क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। इसके अलावा इसकी संरचना की बात की जाए तो हूबहू जैसे यहाँ पे सप्लाई जोड़ी जाती है, तो एक वाइंडिंग हो गई ये, दूसरा आर्मेचर और तीसरी ये वाइंडिंग। मतलब इसकी संरचना केवल यूनिवर्सल मोटर डीसी सीरीज की, जिसमें अंदर एक तो हो गई स्टार्टिंग वाइंडिंग और इसके साथ में ये एक वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में की जाती है। वो कौन सी होती है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों की जाती है? क्योंकि मोटर के अंदर आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए क्या किया जाता है? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जाती है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जो कार्बन ब्रश होते हैं, मोटर के अंदर कार्बन ब्रश होते हैं, उस पर अत्यधिक उसका प्रतिरोध अधिक होने के कारण वहाँ पे स्पार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और कंपनसेटिंग वाइंडिंग करने के दौरान यहाँ पे जो स्पार्किंग है उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कम्यूटेशन कम करने के लिए भी यह वाइंडिंग की जाती है। अब हम बात करते हैं साथियों इस मोटर की क्षमता की। तो यह मोटर की क्षमता आधा एचपी से लेकर 2200 एचपी तक बनाई जाती है, अर्थात 2200 एचपी तक बनाई जाती है। इसकी हम चाल की बात करें साथियों, तो इसकी चाल 3000 से 10,000 आरपीएम तक हो सकती है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क का मान क्या रहता है? हाई रहता है। आर्मेचर रिएक्शन करने के लिए कम करने के लिए यहाँ पे आर्मेचर के समांतर क्रम में श्रेणी क्रम के अंदर कंपनसेटिंग वाइंडिंग जोड़ी जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी दिशा किस प्रकार बदल जाती है। इस मोटर की दिशा परिवर्तन करने के लिए जो स्टेटर भाग है उसके ऊपर जो पॉइंट बने होते हैं या संयोजन बने होते हैं, उन संयोजनों को बदलकर इसकी दिशा बदली जाती है। तथा अब हम बात करते हैं इसकी चाल। तो इसकी चाल किस पे डिपेंड करती है साथियों? लोड पे डिपेंड करती है। लोड बढ़ेगा तो गति घटेगी, लोड घटेगा तो गति बढ़ेगी। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ सभी साथियों, एक यूनिवर्सल मोटर की गति लोड विशेषता डीसी सीरीज मोटर के समान है। किसके समान है? डीसी सीरीज की मोटर के साथ, जिसे सार्वभौमिक मोटर भी कहते हैं, एसी सीरीज मोटर भी इसे कहते हैं। इसका कारण क्या है कि यह यूनिवर्सल मोटर एसी सप्लाई तथा डीसी सप्लाई पर दोनों सप्लाइयों पर एक जैसा समान व्यवहार करती है। इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उच्च रहता है। इसकी संरचना भी सीरीज मोटर के समान होती है। इस मोटर में आर्मेचर के श्रेणी क्रम के अंदर कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाई जाती है, जिसका मुख्य कारण आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करना तथा कम्यूटेशन को कम करना, पावर फैक्टर में सुधार करना। इसके अलावा कार्बन ब्रश पर होने वाले स्पार्किंग को कम किया जा सकता है। ये कैपेसिटी बताऊं, ये आधा एचपी से लेकर 2200 एचपी तक बनाई जाती है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ इसकी चाल 3000 आरपीएम से 10,000 आरपीएम तक होती है। इसकी गति मैं आपको बता देता हूँ, इसकी गति लोड के युद्ध कर्मानुपाती होती है, अर्थात लोड बढ़ने पर इसकी गति कम होती है तथा लोड घटने पर इसकी गति बढ़ती है। इसका मुख्य कारण ये है साथियों कि इसे बिना लोड स्थिति में नहीं चलाया जाता, क्योंकि यह इसकी जो चाल है बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका उपयोग मैं आपको बता देता हूँ मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, ड्रिल मशीन, सिलाई मशीन, लिफ्ट, सायरन आदि में किया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारी कार्यों के अंतर्गत इसका उपयोग विद्युत चालित रेल इंजन में भी किया जाता है। रेल इंजन के लिए 200 से लेकर 600 वोल्ट सप्लाई 25 हर्ट्ज से 2200 एचपी यूनिवर्सल मोटर उपयोग में ली जाती है। अधिकतर रेल इंजन के अंदर सीरीज मोटर उपयोग की जाती है, परंतु यहाँ पे हम बात करें तो यूनिवर्सल मोटर को भी यहाँ पे एसी सीरीज मोटर की बात की जाए तो इसे एसी सीरीज मोटर भी
कह सकते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, कंप्रेसरों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला मोटर कौन सा है। अर्थात कंप्रेसर की बात की जाए तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि कंप्रेसर के अंदर कैपेसिटर रन मोटर का उपयोग किया जाता है। मैं आपको बता देता हूं, इस मोटर के अंदर दो संधारित्र होते हैं जो कि दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं कि कैपेसिटर रन मोटर है, उसके जो दो वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग और रनिंग। तो इसमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, दोनों कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में तथा दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। इसमें एक मोटर का कार्य है मोटर को स्टार्ट करना तथा दूसरे मोटर का कार्य है यह स्थायी रूप से इस परिपथ में जुड़ा होता है। अर्थात मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक संधारित्र सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा जुड़ा रहता है जिसका कार्य है कि मोटर के यह परिपथ में तब तक जुड़ा रहता है जब तक कि यह, देखो मैं आपको सामने डायग्राम बनाता हूँ। इसका डायग्राम क्या है, एक कैपेसिटर ये, दूसरा ये और ये इसके साथ जुड़ा होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा। अब ये है अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये है रनिंग वाइंडिंग, ये है रोटर और ये हो गई सप्लाई। तो साथियों इसमें C1 संधारित्र और C2 संधारित्र है। एक संधारित्र इसमें स्थायी रूप से जुड़ा रहता है तथा दूसरा संधारित्र यह परिपथ के अंदर तब तक जुड़ा रहेगा जब तक कि मोटर अपनी 60% से अधिक गति या स्पीड ना पकड़ ले जाए। एक जो मोटर को स्टार्ट करता है उस संधारित्र को कहते हैं धावी संधारित्र और दूसरे को क्या कहते हैं, स्थायी संधारित्र कहते हैं। दोनों संधारित्र स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, इसमें दोनों जो वाइंडिंग होती है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे जुड़ी होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ इस जो मोटर होती है, इस मोटर का जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर क्या रहता है, उच्च रहता है। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ इसका जो प्रारंभिक टॉर्क भी क्या रहता है, इसका हाई रहता है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो लोड क्षमता भी इस मोटर की क्या रहती है, हाई रहती है। अर्थात साथियों इसकी कार्यप्रणाली के अंदर मैं आपको बता देता हूँ यह मोटर उच्च प्रारंभिक टॉर्क उच्च पावर फैक्टर पर चालू होती है। रनिंग के समय उच्च मान का कैपेसिटर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा जुड़ा जाता है और अपनी गति से अधिक होने के बाद इसके अंदर जो एक कैपेसिटर है वो परिपथ से बाहर कर दिया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। अब मैं आपको बता देता हूँ साथियों हमारा अगला प्रश्न, मैं आपको ये भी बता देता हूँ साथियों कि कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रिज अर्थात रेफ्रिजरेटर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, AC एयर कंडीशनर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, कंप्रेसर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, सीलिंग फैन ब्लोअर आदि में कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, यदि 50 हर्ट्ज 3 फेज प्रेरण मोटर में पूर्ण लोड 1440 RPM है तो
मोटर की पोलों की संख्या ज्ञात करें। तो साथियों यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न के अंदर आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा तुल्यकालिक गति निकालने के लिए। तो तुल्यकालिक गति निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है मैं आपको बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है Pn/120। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ध्रुव निकालना है। तो ध्रुव निकालने का या पोल निकालना है तो पोलों का F गुणा में 120/n। यहाँ पे जो गति है वो गति कौन सी होनी चाहिए, ये फॉर्मूला होता है तुल्यकालिक गति का। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, ये हमें एक ये देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, गुणा में 120 बटे कितना दे रखा है, 1440 दे रखा है। 1 शून्य से 1 शून्य कट की 12 से काटे, 12 बार 144 और 50 के भाग दें तो ये आएगा 4 दशमलव कुछ। अब साथियों यहाँ पे बात की जाती है कि पोल तो लगे जाते हैं यही। तो साथियों इसमें क्या रहेगा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पोलों की संख्या इसमें है ना क्या रखी जाएगी, 4 ही रखी जाएगी, 4 से अधिक। इसका मैं आपको कारण ये बताता हूँ साथियों कि कारण इसका ये रहेगा कि जो गति है ये है स्टेटर की गति। किसकी गति, स्टेटर की गति। परंतु हमें क्या निकालना है, यहाँ पे तुल्यकालिक गति निकालनी है। तुल्यकालिक गति यहाँ पे क्या मानेंगे, लगभग 1500 रहेगी। तो 1500 आरपीएम मान के हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आप ये याद रखना, इस फॉर्मूले से आप तुल्यकालिक गति दे गई हो, रोटर की गति दी गई हो, पोलों की संख्या हो तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, पोलों की संख्या निकाल सकते हो तथा इस उत्तर से आप गति भी निकाल सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, प्रेरण मोटर में क्रोलिंग किसके कारण होती है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रेरण मोटर के अंदर जो क्रोलिंग होती है ये होती है मोटर के अंदर विकसित हार्मोनिक के कारण क्या होती है, प्रेरण मोटर में क्रोलिंग होती है, अर्थात ये कंपनों की बात की जाती है। अब प्रेरण मोटर का मतलब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र बनने वाला है वो क्या है, बदलने वाले स्वभाव का होता है, अर्थात मोटर में विकसित हार्मोनिक के कारण प्रेरण मोटर में क्रोलिंग होती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 3 फेज सिक्वल केज प्रेरण मोटर में रोटर कंडक्टर को रखा जाता है। तो साथियों इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें और हम जानें कि सिक्वल केज क्या होता है। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है साथियों गिलहरी के पिंजरे के समान, मैं आपको बता देता हूँ साथियों, इस सिक्वल केज इंडक्शन मोटर की खास बात क्या है कि यह मोटर शून्य लोड से लेकर फुल लोड तक इसकी गति क्या रहती है, समान रहती है। साथियों इस मोटर की खास बात यह है कि ये शून्य से लेकर फुल लोड तक इस मोटर की गति एक समान रहती है। अब मैं आपको बता देता हूँ साथियों, सिक्वल केज प्रेरण मोटर के अंदर जो स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग होती है वह लेमिनेशन स्टील रॉड के द्वारा स्थापित की जाती है। अब साथियों इसके बाद मैं ये भी बता देता हूँ कि इसके जो रोटर भाग होता है इसमें चालक छड़ों का उपयोग किया जाता है। चालक छड़ जिन्हें आउटर केज या इनर केज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे इसके अंदर जो उच्च प्रतिरोध की धातु है ये पीतल के बने होते हैं। पीतल जैसे मैं आपको बता देता हूँ साथियों, इसमें कोई सी भी प्रकार की वाइंडिंग नहीं होती, किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती, वाइंडिंग नहीं होती। तो इसके रोटर है वो कैसे बने होते हैं, इस तरीके से बने होते हैं। तो इसके 2 भाग होते हैं साथियों, जो इसके जो बने होते हैं ये चालक छड़े के द्वारा रोटर बनाया जाता है। तो इसके 2 भाग होते हैं, एक भाग यहाँ पे रोटर शाफ्ट होती है और दूसरी भाग इसे क्या कहा जाता है, एंड रिंग कहा जाता है। क्या कहता है, एंड रिंग, अर्थात रिंग का मतलब छल्ले और एंड मतलब अंतिम भाग। तो साथियों ये सभी चालक छड़ों को इस एंड रिंग के ऊपर क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। तो कहा जाता है साथियों
कि सीक्वल केज प्रेरण मोटर में स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग जो कि लैमिनेटेड स्टील कोड द्वारा स्थापित की जाती है तथा रोटर पर आउटर केज या इनर केज होते हैं जो कि उच्च प्रतिरोध वाली धातु जैसे पीतल के बने होते हैं और इन्हें एंडरिंग द्वारा शॉर्ट कर दिया जाता है। स्टार्टिंग के समय रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्टेटर फ्रीक्वेंसी के समान रहती है। क्या रहती है? इसमें NS बराबर क्या रहती है? NR रहती है। तो ये भी आप ध्यान रखना, 3 फेज सीक्वल केज मोटर के अंदर जो रोटर की गति होती है अर्थात रोटर की जो आवृत्ति होती है वो स्टेटर आवृत्ति के समान रहती है और समान रहने के कारण यहाँ पे इनकी गति भी क्या रहती है? समान रहती है। तो ये आप ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 फेज सीक्वल केज प्रेरण मोटर में रोटर के जो चालक छड़ होते हैं जो पीतल के बने होते हैं उन्हें एंडरिंग के माध्यम से शॉर्ट कर दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, यदि रोटर में स्टेटर स्लॉट के कुछ अनुपात के साथ एक प्रेरण मोटर सामान्य गति के 1/7 पर चलता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को क्या कहते हैं साथियों? क्रॉलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि रोटर से स्टेटर स्लॉट के कुछ अनुपात के साथ एक प्रेरण मोटर की मतलब तुल्यकालिक गति जो NR है वो गति और जो चालक है मैं आपको बता देता हूँ, एक भाग होता है जैसे ये भाग है स्टेटर और ये है रोटर। तो कहा जाता है कि रोटर से स्टेटर के कुछ स्लॉट का अनुपात मतलब ये जो चलने वाला भाग है इसके 4 पोल होते हैं और जब ये गति करेगा तो इसकी एक तो स्टेटर की गति और दूसरी रोटर की गति ये दोनों एक दिशा में होती है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, जो तुल्यकालिक गति है इसके अंदर कुछ अंतर होता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण क्या होता है साथियों? क्रॉलिंग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रॉलिंग। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एक प्रेरण मोटर की निश्चिल स्थिति में स्लिप का मान क्या होगा? तो साथियों यहाँ पे स्लिप की बात की जाए तो मैं आपको बता देता हूँ, स्लिप का हमने पिछली कक्षा के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था। स्लिप को दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है? सर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्पण, जिसका फॉर्मूला क्या है? NS माइनस NR/NS। स्लिप को नियमी भाषा के अंदर क्या कहा जाता है? सर्पण। ये क्या कहा जाता है? एक प्रेरण मोटर की निश्चल, अभी हमने न्यूट्रल की बात की थी साथियों सीक्वल केज मोटर की। इसके अंदर स्टार्टिंग के समय जो चाल रहती है मैं आपको बता देता हूँ, NS स्टेटर की चाल तथा रोटर की चाल दोनों क्या रहती है? एक दूसरे के बराबर रहती है। ये भी आप याद रखना। तो साथियों स्टार्टिंग के समय जो रोटर की गति है, रोटर की गति NR क्या रहती है? 0 रहती है। क्या रहती है? NR 0। तो साथियों यहाँ पे हम बात की जाए तो NS माइनस NR क्या है? 0 है बटे NS। तो साथियों NS से NS कट गया, क्या बच गया? 1 बच गया। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्ट होने से पूर्व रोटर की गति 0 होती है जिसके कारण इसकी स्लिप का मान 1 होता है। यहाँ पे क्या कहता है? निश्चल, अभी तक चली नहीं है। एक प्रेरण मोटर की निश्चल स्थिति में स्लिप का मान क्या होगा? तो साथियों यहाँ पे मान हो जाएगा रोटर की गति 0 तो NS में से स्टेटर की गति 0 में से NS आ जाएगा और बटे NS बराबर NS से NS घट गया, क्या हो जाएगा? 1 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रेरण मोटर किसके समान होता है? तो साथियों एक प्रेरण मोटर का सिद्धांत या किसके तरीके से होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, यह ट्रांसफार्मर के समान होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर की भी 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। और मोटर के अंदर भी 2 वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग और दूसरी स्टार्टिंग वाइंडिंग। दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध होता है। इसमें भी दोनों एक दूसरे के चुंबकीय
प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है, क्योंकि जब इसे सप्लाई दी जाती है तो यहाँ पे ध्रुवता का जो कार्य करेगा और यहाँ पे कार्य करते हैं टर्न की संख्या। तो एक प्रेरण मोटर ट्रांसफार्मर के समान होती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, मिक्सर में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, सर्वव्यापक या सार्वभौमिक या यूनिवर्सल मोटर मिक्सर ग्राइंडर के अंदर उपयोग किया जाता है। मैं आपको बता दे, अभी हमने चर्चा की थी साथियों कि सर्वव्यापक या यूनिवर्सल मोटर जो कि एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई के ऊपर समान तरीके से व्यवहार करे, क्या कहलाएगी? यूनिवर्सल मोटर कहलाएगी। इसका प्रारंभिक टॉर्क हाई रहता है और उसके बाद के अंदर इसके अंदर चाल होती है, जिसकी चाल भी 3000 आरपीएम से 10,000 आरपीएम होती है। मुख्य बात इसमें क्या है कि इसकी गति किसके समान होती है? लोड के समान होती है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि गति भी लोड परिवर्तन के लिए इसका जो पोर्टल जो मतलब इस मोटर का उपयोग कहाँ वहाँ किया जाता है जहाँ पे गति लोड परिवर्तन के साथ हो, अर्थात पोर्टेबल टूल, ड्रिल मशीन और इसके साथ मिक्सर ग्राइंडर के अंदर भी गति लोड क्या है बदलता रहता है। तो यहाँ पे साथियों यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, एसी सीरीज मोटर में प्रतिकारी वाइंडिंग किस लिए लगाई जाती है? अभी हमने बात किया था प्रतिकारी का अर्थात है यहाँ पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग। मैं आपको बता देता हूँ, मोटर के अंदर आर्मेचर के श्रेणी क्रम के अंदर कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जाती है, जिसका पहला काम क्या है? आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करना। क्या? आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करना। दूसरा काम क्या है? कार्बन बर्स्ट पर होने वाली स्पार्किंग को कम करना। ये हो गया। उसके बाद में तीसरा इसका काम क्या है? कम्यूटेशन को कम करना। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन मिल रहा है आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करना, ब्रशेस की स्पार्किंग कम करना, तो बी और सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम इसे प्रतिकारी वाइंडिंग की बात की जाए साथियों तो इसका उपयोग मोटर के अंदर, और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके कारण या इस वाइंडिंग के द्वारा पावर फैक्टर, मोटर के पावर फैक्टर में भी सुधार किया जा सकता है। मैं आपको बता देता हूँ ऐसे मोटरों के अंदर फ्रीज, वैक्यूम क्लीनर आदि के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, डीसी जनरेटर का आर्मेचर किस लिए लैमिनेटेड होता है? तो इस क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं और मैं इंतज़ार करूंगा आपके कमेंट का भी, आप इस प्रश्न को किस तरीके हल कर सकते हो। तो आज की क्लास हमारी वीडियो ज़्यादा न लंबी करते हुए हम आज की क्लास में 11 ही प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।